बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज सुबह जितने भी अखबार हैं ना, सब में एक बड़ी बड़ी हेडलाइन थी और वो हेडलाइन ये थी, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर और दुनिया के लिए भी अच्छी खबर कि एप्पल का जो आईफोन 16 आज रात को लॉन्च होने वाला है, मेड इन इंडिया, वो मेड इन इंडिया बन चुका है, बनकर तैयार है। और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि उसकी बिक्री अगले 10 दिनों बाद से शुरू हो जाएगी दुनिया के स्तर पर, यानी ग्लोबली। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब तक चाइना की बात की जाती थी कि मेड इन चाइना चीजें चल रही है, लेकिन अब हर क्षेत्र में, और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे बल्कि आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि आंकड़ों पर आजकल बहुत बात होने लगी है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 2018 से लेकर 2022 तक भारत से जो एक्सपोर्ट है वो 44% बढ़ा है, भारत से, यानी मेड इन इंडिया वस्तुओं का। वॉलमार्ट, जिसका नाम सभी ने सुना है, सबसे बड़ा एक तरीके से कंज्यूमर स्टोर है, मार्केट है, वहां पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा बिक्री हो रही है कि बाकी सभी देशों को उसने पीछे छोड़ दिया है। और चाइना, जिसके बारे में हमें आगे बात करनी है, चीन का जो अभी तक एक्सपोर्ट होता रहा था वो 10% कम हुआ है, यानी अमेरिका ने इंपोर्ट करना 10% कम कर दिया है चीन से और भारत से 44% बढ़ा दिया है। तो ये तो सच्चाई है और ये हैं आंकड़े। लेकिन ये सच्चाई विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नहीं दिख रही। एक बार फिर वो अमेरिका में हैं और अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर जाहिर तौर पर उनका फेवरेट टॉपिक है चीन प्रेम, चाइना से जुड़ी हुई हर बात उन्हें अच्छी लगती है। लेकिन अपनी धरती पर जब वो ये बात करते हैं तो समझ में आता है कि चलिए ठीक है, सरकार का विरोध है, लेकिन विदेश में जाकर उन्होंने आज कहा कि बेरोजगारी जो है वो भारत में चीन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर किसी के हाथ में जो कुछ है सामान वो मेड इन चाइना है। शायद राहुल गांधी के हाथ में जो फोन है वो मेड इन चाइना होगा, इसलिए उन्हें लग रहा है कि सब कुछ मेड इन चाइना है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आंकड़े तो कुछ और कहते हैं। आरएसएस के खिलाफ भी लगातार उन्होंने बयानबाजी की। एक बार फिर से वही उनका जो नकारात्मक आरएसएस के खिलाफ उनके मन में जो बातें हैं वो उन्होंने रखी। और उसके बाद सैम पित्रोदा, उन्होंने तो कह दिया कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। अब उन्होंने ये बात क्यों कही ये समझ नहीं आया। तो आज जरा इस पर चर्चा करेंगे कि विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी, उसके खिलाफत करना राहुल गांधी का समझ आता है भारत में रहकर, लेकिन भारत के बाहर एक बार फिर विदेश में जाकर एक दूसरे देश की तारीफ करना, अपने देश को नीचा दिखाना, अपने देश को तोड़ने की बात करना और उस लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना जिसमें कि अमेरिका का रिसर्च पेपर जब आता है तो 77% लोग कहते हैं भारत में लोकतंत्र के वो साथ हैं और लोकतंत्र भारत में बहाल है। लेकिन राहुल गांधी शायद उन 77% लोगों के साथ नहीं खड़े हुए हैं। तो जरा बयान सुनते हैं और वो तस्वीरें भी देखते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में रहा, और उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है, और जिस संविधान को वो पकड़कर घूमते हैं उस संविधान को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। आंकड़े तो सबके सामने हैं, क्या इन्हें आंकड़े नहीं दिखते? आंकड़ों से आपकी दुश्मनी क्या है भारतीय जनता पार्टी वालों की, कि जो आंकड़े सामने हैं? देश का विरोध तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट देते हैं। जब आप आंकड़े सामने रख के बात करते हैं कि साहब हमारे यहां बेरोजगारी 10 साल में बढ़ी है, तो क्या गलत है? आप बताइए क्यों बढ़ी है? अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी करते थे। मैं भी जब एक बार अमेरिका गया था तब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, और जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री क्या अंडर अचीवर है, मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो देश के नेता है। ये भाव होता है देश का।
The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। जो बाहर में जाकर के देश की निंदा करे वो आरएसएस को नहीं जान सकता। राहुल गांधी लगता है भारत को बदनाम करने के लिए ही विदेश जाते हैं। Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu. क्योंकि राहुल गांधी ने चाइना में बेरोजगारी की भी बात की और उन्होंने कंपैरिजन किया, एक तरीके से तुलना की भारत और चीन के बीच। जो तो अगर हम आंकड़ों की बात करें, जिसकी बात पवन खेड़ा यहाँ पर कर रहे हैं, तो चीन में इस वक्त जुलाई 2024 के जो आंकड़े आए हैं ना बेरोजगारी के, 17.4%, जो कि चीन में अब तक का रिकॉर्ड, अब तक जितनी भी बेरोजगारी के रिकॉर्ड बने हैं वो टूट चुका है। यानी हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त चीन का बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो पहुंचा हुआ है। तो चलिए सच्चाई पर ही बात करते हैं, आंकड़ों पर ही बात करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपके साथ करा देती हूँ। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद जवाद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक और सपोर्टर है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं जो कि शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता और नेता हैं। हमारे साथ रतन शारदा जी जुड़ रहे हैं जो कि लेखक और विचारक हैं, और साथ ही हमारे साथ समीर चौगावकर जी भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। सभी का स्वागत है। सैयद जवाद, आंकड़े मैंने बताए, आपने सुन ही लिया होगा। बेरोजगारी दर हाईएस्ट लेवल पर पहुंची हुई है चीन की, 17.4%। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी हमने आंकड़े दिए। तमाम आंकड़ों पर ही बात कर रहे हैं तो भारत और चीन में अभी कोई मुकाबला ही नहीं है। बेरोजगारी की बात कर लीजिए तो चीन जो है वो रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। आईफोन तो आपके हाथ में भी होगा ही शायद। आईफोन 16 ग्लोबली मेड इन इंडिया आप सबके हाथों में दिखाई देगा। तो ये चीजें राहुल गांधी से क्यों छुपी रहती हैं? उनको नहीं बताई जाती क्या ये सब बातें? जी बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी। आपने पूरा मोर्चा जो है वो राहुल गांधी जी के खिलाफ और लीडर ऑफ अपोजिशन और शैडो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में जो है पूरा खोला है। स्वतंत्रता है आपको सवाल रखने की और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, जब राहुल गांधी साहब बाहर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद क्यों नहीं आती, ये सोना क्यों बंद कर देते हैं? अब क्या मसला हुआ है ये तो सब जानते हैं। राहुल गांधी साहब जो बात कह रहे हैं वो हकीकत सच्चाई है। भारत के अंदर क्या बेरोजगारी नहीं है? क्या इससे मुंह फेर लिया जाए? क्या भारत के अंदर महंगाई नहीं है? इससे भी मुंह फेर लिया जाए? आप बात कर रहे हैं चाइना की, कि चाइना को जाकर के राहुल गांधी साहब ने बोल दिया कि यहाँ चाइना को झूला किसने झूलाया बैठ करके? कौन जिनपिंग के साथ बैठा हुआ था? कौन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो चीन गए और बहुत से लोग चीन जा करके मीटिंगें करके आए? कौन सी बात है? समीर चरगावकर साहब बैठे हैं, वो खुद बता देंगे। वो भी आरएसएस से बहुत वक्त से जुड़े हुए हैं। क्या बातें हुई? और चीन के ऊपर लगातार राहुल गांधी साहब जो बात कर रहे हैं वो तो आज तक दिखाई नहीं दी। चीन के मसले को लेकर के कितनी बार राहुल गांधी साहब ने आवाज उठाई, लेकिन खुद माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो चीन के सपोर्टर के तरीके से बात कर देते हैं। ना कोई घुसा हुआ है ना चीजें हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद, उन्होंने तमाम ऐसी टिप्पणियां करी हैं और वो आज भी कर रहे हैं। उनका जवाब नहीं देते। कर लीजिए 1-on-1 किसी ने डिस्कशन, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे ना करने राहुल गांधी साहब के साथ मुकाबला। राहुल गांधी साहब ने तो डिबेट के लिए भी कहा था, कर लेते। क्यों नहीं? डर क्यों है भारतीय जनता पार्टी में? अब आरएसएस को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया। आरएसएस पर बाद में आऊंगी भाई, रुकिए ना रुकिए, आरएसएस पर बाद में आएंगे। बहुत सारे सवाल है आरएसएस।
आरएसएस पर आएंगे ना। अभी तो चीन से इतनी नफरत क्यों हो गई एक ही सवाल पर? अभी तो चीन प्रेम दिख रहा है, अभी तो उसको बढ़ने दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आगे आएंगे। धनंजय गिरी जी, ओके, मतलब बार बार दलील वही दी जाती है कि राहुल गांधी अगर चीन की बात करते हैं तो चीन का बॉयकॉट भारत सरकार कर दे। यही बात सैयद जवाद यहाँ कह रहे हैं कि फिर उनसे बातचीत क्यों की जाती है? चीन के साथ में प्रधानमंत्री ने भी बात की, विदेश मंत्री ने भी की, तो क्या ये दलील सही है? देखिए, मैं आचार्य चाणक्य को प्रणाम करता हूं जिन्होंने 3000 से पहले सेल्यूकस की कन्या हेलेना का विवाह जब चंद्रगुप्त से हो रहा था तो कुछ शर्तें रखी थी। ये इस पीढ़ी को जाकर के नेट पर चेक करनी चाहिए थी कि उसकी पहली शर्त क्या थी। चीनी चंदे पर चहक रहे राहुल गांधी और दूसरों के बेडरूम में झांक रहे उनके समर्थक, कह रहे सो नहीं पाते, सो रहे हैं कि जग रहे हैं, कि राष्ट्र के लिए जग रहे हैं, कि राष्ट्र के लिए प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल कर रहे हैं। ये हमारा चिंता है। और चाइना से जब युद्ध हुआ था तो हमने कहा था, गुरुजी ने, आदरणीय गुरुजी ने जाकर कहा था कि वयम पंचाधिकम शतम, जब राष्ट्र की बात आएगी तो हम 5 ने 105 है। और जो दूसरों की धरती पर जो भारत गुलाम था, उस समय विवेकानंद विदेश गए थे। विवेकानंद ने कभी भारत की पीड़ा को नहीं रखा, भारत की विशाल संस्कृति को रखा और विराटता को दिखाया। दुनिया में आज भी नाम लिया जाता है। लेकिन अगर कोई जाता है और उसके साथ वाला ये बताता है कि ये पप्पू नहीं है, ये पापा से भी इंटेलिजेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का विदेश की धरती पर जाना और भारत के स्वाभिमान को धत्ता बताना, ये राहुल गांधी की एक लगातार निरंतर लगातार की जाने वाली क्रिया और प्रतिक्रिया बन गई। आप मुल्क का विरोध करने लगे, मोदी का विरोध करना है, लेकिन आप मुल्क का विरोध कर रहे हैं, भाजपा का विरोध करना है, आप भारत के विरोध में खड़े हो रहे हैं। ये इतनी समझ अगर आपको है, और जिनके साथ जो सैम अंकल पीछे से बता रहे हैं, यही सैम अंकल है कि कब निकाले गए और कब धुका लिए गए पता ही नहीं है। जिन्होंने कहा था नॉर्थ ईस्ट को उधर का माल है, इधर का ये है, उधर के लोग ऐसे लगते हैं, इधर काले हैं उधर पीले हैं। कांग्रेस ने किसी को खुश करने के लिए वर्ग विशेष को देश के 3 टुकड़े कर दिए। अब कितना टुकड़ा करना चाहती है कांग्रेस, क्या चाहती है? और मैं चाणक्य को फिर से प्रणाम करता हूं, इस पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, चाणक्य ने क्या शर्तें रखी थी। एक तो मैं पहले आगे बढ़ूं, लेकिन सैयद जवाद, सैम पित्रोदा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? वो क्यों, उन्होंने आज ये राहुल गांधी पप्पू नहीं है ये कहने की क्या जरूरत थी? वो विपक्ष के नेता हैं, उनके बारे में ऐसी भाषा सैम पित्रोदा ने क्यों बोली कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है? कौन राहुल गांधी को पप्पू कह रहा है? इसका मतलब उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनको इस पे ये बोलने की जरूरत क्या थी आज? तो उनको वो दूसरा भी सवाल का जवाब दे रहे थे कि हमारे देश में और भी फेंकू हैं। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, ये उन्होंने क्यों कहा? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, किसने कहा? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनका सब सम्मान कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें? तो रीमा जी, वो भी विदेश की धरती पर, वो भी बिल्कुल अभी जवाब। क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में फेंकू हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने तो राहुल गांधी के बारे में कहा, उन्होंने तो राहुल गांधी पर बोला, ये सब नहीं बोला उन्होंने। बात का अर्थ यही है, अर्थ ये है देश में फेंकू है। अच्छा, मतलब अगर वो कहे राहुल गांधी पप्पू नहीं है, इसका भावार्थ ये निकलना चाहिए कि वो किस पर कहाँ क्या इशारा कर रहे हैं अपने आप फेंकू की बात कर रहे थे जी। अच्छा जी, उन्होंने कहा हमारे देश में फेंकू हैं। किशोर तिवारी जी, आपके अलाई हैं, क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि चीन जो है उसने भारत को पछाड़ दिया है, जैसा गलवान के मामले में कहा था राहुल गांधी ने? उस वक्त तो बहुत हंगामा किया था, आपकी पार्टी ने भी इसका विरोध किया था कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, कि सैनिकों को पीट पीट कर धकेल दिया चाइना ने, तब राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन अब राहुल गांधी के बारे में ये राय आप भी रखते हैं कि चीन जो है उसमें बेरोजगारी नहीं है, चीन जो है हर मामले में भारत से आगे है, हर किसी के हाथ में मेड इन इंडिया की जगह मेड इन चाइना प्रोडक्ट है? किशोर तिवारी जी, देखो, मैं घटिया राजनीति की बात नहीं करूंगा। मैं एक बात बता दूं कि चाइना ने जो प्रोग्रेस की है, और चाइना जो एग्रोकेमिकल हो गया, और प्लास्टिक हो गया, बाद में इंक टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत आगे निकल चुका है। सॉफ्टवेयर पार्ट उन्होंने पूरा अवॉइड करके वो एआई पे शिफ्ट हो गए। वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी के सख्त खिलाफ है और उनका मिशन 2050 पर काम चालू है। और अभी जो चीजें दुनिया में बाहर आई है, तो उन्होंने भारत के जो टेक्नोलॉजी है, मैं एप्पल टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता,
लेकिन जो भारत की ग्रोथ इंडस्ट्री है उसके अंदर उन्होंने टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन इतना किया है कि प्रोडक्शन कास्ट 50% हो गई है। तो चाइना एक थ्रेट है, साउथ ईस्ट एशिया के लिए नहीं, दुनिया के सामने चाइना ने हर देश में इन्वेस्टमेंट और इंटरवेंशन कर चुके हैं। तो मैं कह रहा हूं कि चाइना की बेरोजगारी का जो मसला है वो उनका एक इनबिल्ट मसला है, लेकिन भारत में भी बेरोजगारी है और यूरोप और अमेरिका के सामने भी ये संकट है। चलिए इस पे तो मैंने मतलब राहुल बोला, गांधी से लेकिन इत्तेफाक आप नहीं रखते, क्रक्स ऑफ द मैटर ये है। एक मिनट मुझे बोलने दो। राहुल अरे जी ने यही कहा, मुद्दों पर आइए ना, फिर आपने एक बात कंप्लीट कर दी। एक बात ये हो गई कि आप राहुल गांधी के साथ नहीं है इस मुद्दे पर, ये बात हो गई ना। अरे भाई हम शिवसेना पार्टी एक हिंदुत्व वाली पार्टी है और हम उनसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो उनके हर बात पर हमने सहमति रखना ये कहाँ का नियम है? जो हमको पटेगा वही करेंगे ना हम। हाँ, तो ये बात पच नहीं रही, मतलब कहने का मतलब ये है। चलिए अच्छी बात है, अच्छा लगा कि कैंडिडली आपने इस बात को स्वीकारा कि हाँ राहुल गांधी जो बोल रहे हैं विदेश की धरती पर जाकर ठीक नहीं है। समीर चौगावकर जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आंकड़े मैंने तो दिए, पवन खेड़ा आंकड़े मुझे इसलिए देने पड़े क्योंकि पवन खेड़ा ने आज तस्वीर रखी। उन्होंने कहा बीजेपी को और सरकार को आंकड़े नहीं दिखते क्या, तथ्य नहीं दिखते हैं? तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर तो चाइना बहुत आगे है और भारत बहुत पीछे है, लेकिन मैं तो अभी सीधे सीधे बता रही हूँ आंकड़ों के आधार पर कि 44% अमेरिका में भारत का जो एक्सपोर्ट करने की जो क्षमता भारत की रही है उसमें पूरी तरीके से इजाफा हो रहा है, चीन पीछे जा रहा है। तो ये तो आंकड़ा ही है ना। फिर ये कौन सा चश्मा है राहुल गांधी का जो वहां जाते ही बदल जाता है? देखिए मुझे राहुल गांधी से बहुत हमेशा उम्मीद रहती है कि जब भी विदेश जाएंगे तो कुछ अच्छा देश के बारे में बोल के आएंगे, और हर बार मेरी धारणा टूट जाती है कि राहुल गांधी की जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हो, मुझे लग रहा है कि अब तो वो विपक्षी नेता बन गए थे तो बहुत मैच्योर होकर जाएंगे, देश के प्रजातंत्र के बारे में करेंगे, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, देश के अंदर जो विकास हुआ उसकी बात करेंगे, बताएंगे कि देश के अंदर कैसे गरीबों को गरिमा के साथ जीने की ताकत देश के अंदर मिली है। अगर राहुल गांधी 2004 से लेकर 2014 और 2014 से लेकर 2024 तक का जो 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का रहा है और 10 साल का कार्यकाल जो मनमोहन सिंह का रहा है उसका भी अगर अध्ययन कर लेते बराबर, तो मुझे लग रहा है कि जो पवन खेड़ा को बयान दिया वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2004 से लेकर 2014 तक का कार्यकाल इस देश ने देखा है, इस देश की स्थिति को देखा है, और 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है उसको भी देश की जनता ने देखा, और यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री आज वो बने हैं। देखिए राहुल गांधी और कांग्रेस की समस्या यही है कि चाइना प्रेम और पाकिस्तान प्रेम मतलब रह रहकर उमड़ता रहता है राहुल गांधी के अंदर। आप पाकिस्तान की बात करते हो, आप चाइना की बात करते हो, विभाजन की बात करते हो, आप कहते हो कि दक्षिण और उत्तर भारत के अंदर कैसे विभाजन हो, आप ये कहते हो कि उत्तर भारत भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू लोगों की पार्टी है। आप संघ को ये कहते हो कि वो उत्तर भारत के लोगों और दक्षिण भारत के बीच भेदभाव उत्पन्न करता है। तो कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक रहा है या कांग्रेस को जो भी सीटें हमेशा मिली है वो दक्षिण से मिली है। इंदिरा गांधी भी जब उत्तर भारत से हारी तो दक्षिण से जीती, सोनिया गांधी भी बेल्लारी दक्षिण में जाकर जीती, राहुल गांधी भी जब अमेठी से हारे तो साउथ में जाकर वायनाड से जीते। तो दक्षिण ने गांधी परिवार को कांग्रेस को हमेशा समर्थन दिया है, तो उनका दक्षिण का प्रेम बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के अंदर उत्तर और दक्षिण की दो बात करो। और कांग्रेस के एक सांसद थे डी.के. शिव कुमार के भाई, उन्होंने तो देश को बंटवारे की बात कर दी थी कि दक्षिण को हम अलग देश बना देंगे, कर्नाटक को अलग राज्य बना देंगे। ठीक है। तो राहुल गांधी का जो एटीट्यूड है वो कांग्रेस का एटीट्यूड यही है कि किस तरीके से देश को बांटा जाए, किस तरह से विभाजन की राजनीति की जाए। मुझे लग रहा है कि अब राहुल गांधी अब विपक्षी नेता बन गए, इतने लंबी राजनीति का अनुभव उनके पास हो गया, 20 साल से ज्यादा वो राजनीति करते हो गए। अब तो कम से कम वो समझे कि जब विदेश में जाते हैं तो देश के बारे में बात करें, देश की उन्नति के बारे में बात करें। और वो जाकर जिस अमेरिका में चाइना के बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में तो बिल क्लिंटन ने कहा था कि इस अमेरिका जैसा चाइना जैसा बनने की जरूरत भारत को नहीं है। ठीक है। अब चाइना के अंदर तो लोकतंत्र नहीं है, भारत के अंदर लोकतंत्र है, और ये वुल्फ वॉरियर है, ये विस्तारवादी देश है, भारत विस्तारवादी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जब गए थे तो उन्हें यह भी कहना था कि देश का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है, यहाँ हम चुनाव लड़ते हैं और देश के जनता चुनकर नेताओं को भेजती है, हम सब चुनकर आते हैं। मैं आपके पास आऊं, लेकिन क्विक रिएक्शन एक सैयद जवाद से मैं लेना चाहूंगी। सैयद जवाद, जाति के नाम पर बांटा जा रहा है वो समझ में आता है कि चलिए ठीक है, लेकिन ये अब दक्षिण और उत्तर की लड़ाई, जो कि जब राहुल गांधी यहां से अमेठी से हारे थे तब उन्होंने कहा था ना कि उत्तर भारतीयों को तो समझ नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे, उनके पास समझ नहीं है पॉलिटिकल, लेकिन दक्षिण वालों के पास समझ है। तो तब भी उन्होंने ये इस तरीके की आग
लगाने की कोशिश की थी, तो ये रीमा उत्तर जी, दक्षिण आप भी तो- कर दिया, आप तो- जाति भी कर दिया, मतलब हर चीज पर बांटना है क्या? रीमा जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने लंबा समय पत्रकारिता के अंदर गुजारा है। भारत जोड़ो यात्रा में नारे क्या थे? जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, कैसे नफरत जुड़ेगा? जोड़ो भारत जोड़ो, उत्तर जोड़ो दक्षिण जोड़ो, पूरब जोड़ो पश्चिम जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये आपको देश तोड़ने वाली चीजें लगे। आप राहुल गांधी जी की जो छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माफ करिएगा, वो बन नहीं पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी एड़ी से लेकर के चोटी तक का जोर लगा ले, राहुल गांधी साहब को अब रोक नहीं पाए। पॉइंट पर वो आइए इस ना, वक्त मैंने जो देश सवाल के- पूछा था वो इस नहीं वक्त- बताएंगे? नहीं, मैं तो आपको बता ही रहा हूं। राहुल मैंने गांधी को आपका कोई सवाल नहीं का- तोड़ सकता। राहुल गांधी अपनी छवि खुद ही बना लेते हैं ऐसे बयान देकर के, उनकी छवि कोई नहीं बना सकता। सब अब पहले आपको आप बयान comparison दीजिए, देना, आपने फिर आपने- मीडिया को आप कहिए सुन कि तो आप लीजिए। छवि बना रहे हो राहुल गांधी की, ऐसे नहीं होता ना। अरे सुन तो लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुनिए। इस वक्त राहुल गांधी साहब सबसे ज्यादा सुने जाने वाले व्यक्ति हैं भारत में, ये चाहे कहां पर? नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल। अरे आप यूट्यूब की पार्लियामेंट की डिबेट उठा, ये एक सर्वे मिनट कब दे हुआ रहा हूं। है? ये सर्वे कब हुआ ये है? मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर हाँ। जब माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में बोल रहे थे, एक तरफ राहुल गांधी जी बोल रहे थे। हाँ। पता कर लीजिए कितने लोगों ने राहुल गांधी जी मैं को तो सुना सब और पता कितने करके लोगों ने आती हूँ, आदरणीय लेकिन ये सर्वे प्रधानमंत्री जी कब को हुआ सुना। कि राहुल गांधी पूरे देश में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले नेता हैं? ये कब हुआ सर्वे? देख लीजिए, आप ही क्या था, मेरे आप यहाँ था? देख लीजिए नहीं। पार्लियामेंट की डिबेट को उठा करके देख लीजिए, सबसे अभी ज्यादा आप कौन अपने सुना जा रहा है? मनगढ़ंत बात मैं कर रहे हैं, आपसे- बात को सिर्फ नहीं, टाइम किल करने सबसे के ज्यादा लिए। राहुल गांधी सुने जा रहे हैं। आज आपने जो डिस्कशन रखा, देखिए राहुल गांधी साहब के ऊपर ही डिस्कशन रखा है। तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी पे नहीं रख रहे डिस्कशन कि माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने आज ऐसा कोई बयान दिया है कि चीन बहुत बढ़िया है, भारत बहुत खराब है, चीन में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र नहीं है, चीन में संविधान की रक्षा हो रही है, भारत में नहीं हो रही, चीन में ऐसा है, भारत में नहीं है, ऐसा कुछ प्रधानमंत्री ने कहा होता तो हम उस पर भी चर्चा करते आज। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो जिनपिंग को झूला झूला चुके हैं। अरे भाई क्या बात आप चल रही बताइए है। क्या करेंगे उस चीज चलिए का? रतन माननीय शाह, किशोर जी जल्दी से प्रधानमंत्री का चाइना प्रेम तो आ बराबर है। रही हूँ। एक छोटा सा हाँ बोलिए। रीमा जी एक छोटा सा, हाँ बोलिए। बड़ा अजीब बात है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी सबसे ज्यादा सुने जा रहे हैं, और राहुल गांधी पिछली बार लंदन में कहे कोई भारत में सुन ही नहीं रहा, हमको मेरा माइक बंद हो जा रहा है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने खुद लंदन की धरती से कहा कि हमको न बोलने दिया जा रहा है, न कोई सुन रहा, ही कह रहे सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। अब इसका इस विद्रूपताओं का क्या अजीब स्थिति है। दूसरा आप देखिए, दुनिया में जितने कवि हुए, कबीर हुए, रहीम हुए, रस खान हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, जॉन किट्स हुए, सबने कहा, भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए आपके बीच में नहीं बोला था। आपको जितनी चरण चुम्बन करना राहुल गांधी का करिएगा, आपको जितना चरण चुम्बन करना होगा करिएगा। बात सुन लीजिए, सुनने का धीरज रखिए, ढूंढने का धीरज रखिए। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, इसलिए आपको ध्यान से सुना। दुनिया में जितने कवि हुए, कबीर हुए, रहीम हुए, रस खान हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, जॉन किट्स हुए, सबने कहा प्रेम एक अमूर्त भावना है, इसका एहसास है, लेकिन ये दुकान में बिकती है। ऐसा पहले बार एक बाबा हुए, राहुल बाबा, दुकान में क्या बिकता है? जॉन पुनिया रहता है, जो कहता है कि भाई मैं जूते से नहीं खोलता हूं, भारत की धरती पर पैर रखने से पैर मेरे मैले हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। वहां जो जार की होली चलता है, जो कहता है कि हिंदू धर्म गंदा है। ये इस मोहब्बत की दुकान के ऊपर जो रैपर लगा हुआ है, ये रैपर है, अंदर से कितनी नफरत है ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है और महसूस कर रहा है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, और कांग्रेस की मंशा क्या है, ये पूरे देश को बखूबी पता है। और जिनको आप झूला झुलाने की बात कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो और भी चीजें झुलाई जाएंगी, आप देखते जाइए। भारत एक सशक्त, एक मजबूत राष्ट्र है। किशोर जी और रुकिए सही जवान, अब मैं जरा रतन शारदा जी का रुख करना चाहूंगी। रतन शारदा जी, जहां तक मैंने पूरा आंकड़े देखे, मेरे ख्याल से 13वीं या 14वीं बार आज ऐसा हुआ, 13-14 बार हो चुका है जब राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर आरएसएस के खिलाफ आग उगलते हैं। आज भी उन्होंने जितने बयान दिए उसमें हर सेंटेंस में आरएसएस का नाम था। संघ ऐसा करता है, संघ देश को यहाँ ले जाना चाहता है, संघ जो है वो भारत को एक अलग तरीके के विचार पर ले जाना चाहता है, जबकि भारत जो है वो, उन्होंने फिर से वही बात कही कि भारत जो है वो अलग अलग स्टेट्स, संघों का एक मेल है। तो ये आरएसएस फोबिया है या सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी संघ पर ही निशाना साध रहे हैं सीधे सीधे?
देखिए रीमा जी, पहली बात तो ये है कि बड़ा विचित्र बात है कि जो व्यक्ति इलेक्शन हारा है वो सारी दुनिया में ये कह के चौड़ा के घूम रहे कि मैं इलेक्शन जीता हूँ। जो जीता है उसको बताते हैं इलेक्शन हार गया। उनका बयान यूजर भी यही था। दूसरी बात, चाइना का साथ देने का सीधा हिसाब है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एमओयू किसने साइन किया था। जब एमओयू साइन किया तो उनका साथ देंगे, या तो एमओयू एक पब्लिक करें, बताएं कि उनका एमओयू क्या है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, या अपना साथ न दे। तीसरी बात, पीएम का काम है हर तरह के देश के साथ में संबंध बनाना। ये काम पीएम का है, यहाँ पर टीवी बैठे पैनलिस्ट का नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से कूटनीति खेली जाती है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में, जो कह रहे हैं ना कि चाइना का डर, चाइना का डर। जम्मू कश्मीर के 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के में से 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर केवल भारत के पास है। 1,20,000 स्क्वायर मीटर किसने छोड़ा पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के एरिया में से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर किसने दिया चाइना को। इसका उत्तर इनका होना चाहिए। और जहां तक बात आती है इनकी आइडिया ऑफ इंडिया में, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं इस चर्चा का कि आइडिया आरएसएस इज वन नेशन एंड देयर आइडिया इज मल्टीपल नेशंस। आई वांट दिस टू बी नोन वेरी वेल कि भारत 1947 से पैदा नहीं हुआ था। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। तो वो आज से कम वैदिक काल से उसकी राष्ट्र के नाम पर, उसकी भारत राष्ट्र के नाम पे सारी दुनिया में पहचान है, डॉक्यूमेंट्स है। भारत के चारों कोने में भारत की निशानियां फैली हैं। कालिदास से लेकर चाणक्य ने भारत के भूभाग का पूरा वर्णन किया है। अगर इनको नहीं पता तो जरा इतिहास पढ़ ले। और ये लड़ाई जो सैद्धांतिक लड़ाई है 1947 से चल रही है, चलती रहेगी। और कांग्रेस इसलिए हार रही है क्योंकि समझते कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। आई एम सॉरी, भारत एक एकाग्र देश है जिसमें कई प्रकार के कल्चर उसकी एक सभ्यता को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हर कल्चर थोड़ी दूरी पर बदलता है, लेकिन सारों का जो मूल है, वरना सारे देश में शक्तिपीठ ना होते, सारे देश में द्वादश लिंग ना होते, सारे देश के अंदर अलग अलग त्योहार एक जैसे ना मनाए जाते हैं। ये इनकी समझ से बाहर है। कि नेहरू ने भी कहा था कि मुझे दक्षिण की जो मूर्तियां भारत की वो भगवानों की, उससे मुझे घबराहट होती है, मुझे पसंद नहीं आती। जाकर डिस्कवरी ना खोल ले, इनको बताता हूँ। दूसरी बात है, जो कांग्रेस के संघ के बारे में बात की इन्होंने, क्या राहुल गांधी को पता है डॉक्टर निवेदिता भिड़े कौन है? वो विवेकानंद की प्रमुख है। गीता गुंडे कौन है? स्त्री शक्ति की प्रमुख है। विजया राजे सिंधिया कौन है? विश्व हिंदू परिषद की संस्थापक थी। लक्ष्मीबाई केलकर कौन थी? राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापक, जिसके 10 लाख महिला मेंबर हैं। एबीपी की नूपुर शर्मा, जो कि बाद में बीजेपी में गई, वो भी एबीपी की एक प्रखर नेता थी। दुर्गा वाहिनी। इनको पता ही नहीं कि जितनी महिलाएं भारत के अंदर संघ में शक्तिशाली हैं, कांग्रेस में क्या हाल है। एक वो अंगिका दत्ता ने दोष लगाया था वेणुगोपाल को, उसको कांग्रेस से निकाला गया। अब ये लड़की है यहाँ की केरल की, जो कह रही है कि यहाँ पर एक्सप्लॉइटेटिव होता है, कास्टिंग काउच है। सिमी रोजामेल जॉन, उसको इन्होंने निकाल दिया पार्टी से। ये तो कांग्रेस पार्टी का एक नियम है कि वो किस प्रकार से महिलाओं को पेश आते हैं, वो भी बात ना करें। अब आती है बात डिस्ट्रॉय कॉन्स्टिट्यूशन की। एक एक करके आती हूं मैं। रतन जी, आपने क्योंकि बहुत सारी बातें एक में चलो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर लेते हैं, इसके बाद आएंगे उस पर। किशोर जी जवाब दीजिए। देखिए, आरएसएस जो है वो उनकी एक विचारधारा है कि भारत की संस्कृति एक है। और मैं रतन शारदा जी से कई बार इत्तेफाक रखता नहीं, लेकिन मैसेज करो, ये संस्कृति पूरे अफगान से लेके पूरा ब्रह्मदेश ले लो, सब तरफ फैली हुई थी। लेकिन प्रार्थना पद्धति अलग अलग है। और आइए आरएसएस की विचारधारा है और संप्रदाय जो है वो सब अलग अलग है, ये सत्य है। और भारत संप्रदायों में बटा हुआ है आज का भारत। लेकिन है ना, ये आरएसएस हरदम कहता है कि हमारी संस्कृति, बोलता हूं कि इसके अंदर हम देखते हैं कि अब बीजेपी की अभी की जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप संप्रदायों में झगड़ा लगाने की है। जिस प्रकार के मोदी जी के भाषण थे लोकसभा के चुनाव में, या जो उनके नेता भड़कीले भाषण करते हैं, रतन शारदा जी उससे इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन मैं अभी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं उस पर। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुन लो पूरी। उनके मन में क्या है आपको कैसे पता? एक मिनट में मेरी बात रख लेता हूं, फिर वो उनसे आप पूछ लेना। मैं मेरी पूरी बात रख लेता हूं कि मैं आरएसएस से आया हूं, मैं फुल टाइमर रह के आया हूं।
आरएसएस में कहीं मुझे संप्रदाय में झगड़े लगाए गए, संप्रदाय और संस्कार और संस्कृति को अलग अलग रखा। लेकिन मैं देखता हूं आज की जो बीजेपी की लीडरशिप है वो मंगलसूत्र, फिर वो टोटी पे आ गई थी, फिर वो भैंस पे आ गई थी। ऐसी संस्कृति तो मैंने देखी नहीं। टोपी तो से किसी संप्रदाय का मतलब मैं समझी नहीं। टोपी तो अखिलेश यादव की टोपी के बारे में बात की गई थी, उसमें संप्रदाय के बारे में बोल दिया, टोपी से रिलेटेड। अब जाति तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं ना, तो जाति तो बीजेपी नहीं पूछ रही, राहुल गांधी जाति जाति में फर्क कर रहे हैं। हर किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। इसको तोड़ना नहीं मानते ना आप किशोर जी? एक बात कर लूं, जल्दी कीजिए, ब्रेक लेना मुझे। अरे हमारे वक्त ही ब्रेक लेंगे। अच्छा बोलिए बोलिए, पूरा बोलने तो देना। बोलिए बोलिए। तो साला इधर भी ब्रेक उधर भी ब्रेक, कैसा भाषा देखिए क्या बोल रहे हैं आप, भाषा देखिए, भाषा। सीनियर लीडर है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो बात आपने कही, मैं पूरी बात क्लियर कर रहा हूँ कि संप्रदाय में अभी तेढ़ निर्माण ज्यादा हुई है। ठीक है। और हम है ना ऐसा इतिहास उकेल के अब दंगे कराना चाहते हैं। महाराष्ट्र में तो रतन शारदा जी भी आपने बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, आपकी बीजेपी दंगे कराना चाहती है। ये आप एक बहुत महाराष्ट्र में नहीं तिवारी जी, अच्छा जवाब दीजिए धनंजय गिरी। मुझे ब्रेक लेना था, लेकिन अब आपने ऐसी बात बोल दी है धनंजय गिरी। हाँ समीर जी क्या बोल रहे हैं? किशोर तिवारी को जवाब दे दूं। किशोर तिवारी जी इतनी चिंता आरएसएस की कर रहे हैं, किशोर तिवारी जी कांग्रेस की चिंता नहीं कर रहे कि जिस कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने किस तरीके से स्वतंत्र सावरकर के लिए जिक्र किया था, आप उसी के साथ ही जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सावरकर को माफी में बोलते रहे और आज उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। मातोश्री से निकल कर 10 जन पर आते हैं हाथ जोड़ने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। तब नहीं कहते कि सावरकर पे जो उद्धव ठाकरे ने कहा था वो गलत है। रीमा मुझे रीमा जी अब आपने कहा है कि दंगे बीजेपी करवाना चाह रही है, धनंजय गिरी इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगी। रीमा जी किशोर जी की हालत समझिए। कबीर ने जो कहा है ना कि जलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। किशोर तिवारी साबुत क्या, दाने दाने में भी नहीं बचे। एक तरफ हिंदुत्व की प्रखर हिंदुत्व की लौ, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के झंडा बरदार, और दूसरी तरफ कांग्रेस के सेवादार बने हुए हैं। इनकी स्थिति ऐसी है कि क्या करें क्या कहें। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि डबल डिजिट में भाजपा आएगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो इनके कहने करनी का, इनके कथनी करने का कोई सामंजस्य है क्या? किशोर तिवारी की बातों का ऐसा कहा था उन्होंने? बिल्कुल कहा था, पूछिए, मैं ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि डबल डिजिट भाजपा आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इनके कथनी और करनी में कोई सामंजस्य है क्या? पूछिए इनसे। धनंजय गिरी जी, किशोर जी आपने कहा था नहीं कहा था, हाँ या ना? अरे मैं देखो धनंजय कहा था नहीं कहा था, हाँ या ना? अरे मैं जवाब भी मत बनाओ भाई, आप साफ साफ बताओ। अरे जवाब दे रहा हूँ, जवाब देने दो, मैं जवाब दे रहा हूँ धनंजय जी। कहा था कि नहीं कहा था, हाँ या ना? अरे तुम है ना मोदी जी तरीका मत करो, मेरी बात सुन लो पूरी कि मैं मेरा जवाब दे दूंगा। मैंने कहा था मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, लेकिन मुझे राम जी मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा नहीं कि जब तक महाराष्ट्र में इनको उद्धव ठाकरे ने कहा था कि 3 महीना रुक जाओ। इनको उद्धव ठाकरे ने कहा कि 3 महीना रुक जाइए, साथ में बोरिया बिस्तर बांध के चलेंगे, क्योंकि राजनीति की दुकान अब बंद होने वाली है। वो सपना बता रहे हैं, सपना क्या कहा, क्या सपना है आपको किशोर जी? राम जी ने आपको सपने में आके कहा कि किशोर भाई ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, पार्टी को बर्बाद कर ही चुके हो, अब राम का नाम बदनाम न करो। इतनी मेहरबानी करो, हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब बाला साहब ठाकरे, उनकी विरासत को संभाल रहे हो। कम से कम राम का नाम बदनाम न करो। किशोर जी इतना मत करो। बता दिया था मेरा सपना, मैंने रतन शारदा को बताया था कि राम जी कह रहे कि बीजेपी का पाखंड दूर करो। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। कैसे करेंगे? और जब तक और मैं महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ करने के बाद संन्यास ले लूंगा। आते हैं इस मुद्दे पर, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे और रुक करेंगे इसी मुद्दे पर जो कि अब किशोर जी ने ऐसी बात बोल दी है। छोटा सा ब्रेक। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के
1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। रतन शारदा जी, किशोर जी अपने दिल की हर बात आप ही से शेयर करते हैं लगता है। अपना सपना, जो उनके व्यूज हैं, वो सब आप ही को बताते हैं। मुझे लगता है शिवसेना में कोई नहीं सुनता, शिवसेना में कोई नहीं सुनता, इसलिए शायद मेरी दहलीज पे आपने अपने दिल की बात कहते होंगे। तो अच्छी बात है, अगर किसी का दर्द मैं दूर कर सकता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। मैं तो कांग्रेस वालों से बात करता हूँ, कम्युनिस्ट से बात करता हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। और जो विरोध है, मैं स्पष्ट, मेरे सामने विरोध है, मैं कर रहा हूँ। अभी जहाँ तक बात हिंदू मुसलमान की आती है, तो जरा बताएं मुझे किशोर तिवारी जी कि स्पेशल राइट्स ऑफ मुस्लिम जो दिए जा रहे हैं जगह जगह कांग्रेस द्वारा, SC ST के बजट्स को खाया जा रहा है अपनी अलग योजनाओं के लिए, चाहे कर्नाटक है चाहे वो तेलंगाना है, उसके बारे में उनका क्या कहना है? जो SC ST के रिजर्वेशन वो मुस्लिम को देना चाहते हैं, उसके बारे में उनका क्या कहना है? तो कृपया हिंदू मुस्लिम कौन करता है सोचकर बात करिएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी मैं बोला नहीं था, प्लीज, मैं बोला नहीं था, इज्जत करता हूं आप, क्या मेरे से बड़े हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर उनके आपका अलायंस पार्टनर ऐसा अलायंस करके बैठा है जो कहते हैं 370 वापस लाएंगे, 35A ये हम दोबारा रखेंगे। 35 क्या है? महिलाओं के अधिकार का सबसे बड़ा शोषण, SC ST के अधिकारों का सबसे बड़ा शोषण, पाकिस्तान से रिफ्यूजी का सबसे बड़ा शोषण, SC ST और ट्रांसजेंडर का सबसे बड़ा जो है एक्सप्लॉयटेशन, ये 35A है। इसको कांग्रेस ला रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? 37 वापस लाएंगे, यानी कश्मीर और भारत को जो हम एक बताते हैं, जम्मू कश्मीर भारत सारा एक है, उसको दोबारा अलग बताने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। इसमें साथ में है क्या? तो देश कौन तोड़ रहा है? इसका उत्तर देना चाहिए। तो इसलिए यहां पर आके झूठे छाती पीटना, आज मोदी जी की सभाएं होती हैं विदेशों में, हजारों की तादाद है, 24,000, 30,000, 40,000। या कांग्रेस का जो होता है ना, या इनका प्रधान, वो जाके 200 लोगों को एड्रेस करता है, और 200 लोगों के एड्रेस जो करते हैं उसके अंदर यहाँ पर आके टीवी के अंदर पूरा हंगामा होता है। तो कृपया, लोग सर्कस देखने भी जाते हैं, उसको आप ये मत समझे कि राहुल गांधी को सुनने गए। मैंने भी सुना, आज मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि आदमी चाहता क्या, मुझे समझ में नहीं आया। वो कहता है कि वो कोई उनका साथी कहता है राहुल पप्पू नहीं है, हमने तो नहीं कहा। कोई कहता है कि राहुल ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से करते हैं। भैया कैसे करते हैं बताइए मुझे, और कैसी मैन्युफैक्चरिंग होती है? राहुल ने कहा कि ये चाइना से पीछे, चाइना बात करते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या था 2013 में, आज 96% है। आज रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा नेटवर्क है, रोड नेटवर्क नंबर 2 नेटवर्क है। कौन से आप चाहते हैं चाइना जैसा डिक्टेटरशिप यहाँ पर? एक मिनट, क्या आप चाहते हैं? एक तो पहली बात है, चाइना से लिबरेशन किसने डिले किया? 10 साल बाद भारत ने किया। और वो किसने किया? PV नरसिम्हा राव, जिसको आप कहीं भी स्थान नहीं देते, उसने लिबरलाइजेशन लाया, आपने नहीं लाया। 10 साल उसमें वेस्ट हुए। चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप है, चाइना के अंदर रातों रात झोपड़पट्टियां, घर उड़ाए जाते हैं। आपका मंजूर है क्या? लैंड रिफॉर्म किसने विरोध किया? एग्रीकल्चर रिफॉर्म किसने विरोध किया? ये सारे विरोध आपने किए, और फिर कहते हैं कि डेवलपमेंट स्लो है। आपको डिक्टेटरशिप चाहिएगा चाइना की? हाँ या ना में जवाब दीजिए पहले। सही है जवाब। आपको चाइना की डिक्टेटरशिप चाहिए? हाँ या ना में बताइए। सही है जवाब। मैं 30 सेकंड में आपको रिप्लाई कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करिए RSS को लेकर के। तो गांधी जी की हत्या के बाद आपको पता है, अभी मैं आपको जवाब दे, सबर करिए। नहीं, RSS का अलग मुद्दा, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, आपको जो पहले सवाल किया उसका जवाब दिए ना। गांधी जी के, मैं अभी आपको जवाब देता हूं। गांधी जी की हत्या के बाद मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे। सरदार पटेल ने क्या टिप्पणी करी है, बात करूंगा, वो भी आपको देखने चाहिए। अब आप सुन लीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। आप बड़े, मैं भी आपका बहुत सम्मान करता हूं। गलत प्रश्न का उत्तर दिया, पूछा उसका उत्तर आपने नहीं दिया। उसके बाद आप देख लीजिए कि RSS के विचार सरदार पटेल ने अपने क्या रखे हैं गांधी जी की हत्या के बाद। मैं दूं जवाब, उन्होंने क्या कहा है, और आजादी के बाद का भारत जो उनकी किताब थी। सही है जवाब। यहाँ पर राहुल गांधी ने क्या कहा ना, उसकी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी का जो बयान है उस पर चर्चा हो रही है।
सरदार पटेल पर चर्चा नहीं हो रही है, ना ही महात्मा गांधी पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है उस पर लौट कर आइए आप। अरे भाई लौट कर आइए सैयद जवाद, मुद्दे पर लौट कर आइए सैयद जवाद। जिस पर चर्चा हो रही है राहुल गांधी पर चर्चा हो रही है, उनके चीन से प्रेम पर चर्चा हो रही है, उनके चीन के साथ एमओयू पर चर्चा हो रही है, जिसका जवाब बीजेपी ने मांगा है। उस पर आइए ना आप मुद्दे पर, उस मुद्दे पर आइए आप। महात्मा गांधी की हत्या पर यह चर्चा नहीं हो रही है। इन्होंने जब आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर टिप्पणी करी तो उसका जवाब मैं दे रहा था। तीसरी सबसे बड़े इन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या समझते थे उस पर उत्तर दीजिए। अंदर क्या करता है जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए ना पहले। आप बहस मोड़ नहीं सकते, आप बहस मोड़ना आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार है उत्तर दीजिए जो प्रश्न है मेरा। मैंने प्रश्न क्या पूछा, आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं चाइना जैसी, इसका उत्तर दीजिए आप, फिर मैं देता हूँ आरएसएस का जवाब। इन्फ्लुएंस है। अरे वो चाइना, आप सुनिए ना बीच में, आप सुनिए। आप लाए, राहुल गांधी लाया चाइना को, मुझे मैं नहीं लाया। राहुल गांधी चाइना को बीच में लाया, मैं नहीं लाया हूं। मैं नहीं लाया। आपने कहा चाइना अच्छा है, मैं उसका उत्तर दे रहा आपको। आप बताइए चाइना का डिक्टेटरशिप चाहिए आपको, बताइए मुझे। आवाज चली गई सैयद जवाद की, लेकिन सब देखिए सैयद जवाद जो कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर मजार पे कसीदे पढ़ करके आते हैं, जिना की तारीफ कर करके आते हैं। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे 2024 के भारत पर बात लौट कर आई है जरा सैयद जवाद। 2024 तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। 1947 की बात नहीं कर रहे, 2024 की हम बात कर रहे हैं। उसमें राहुल गांधी जो आज बोल कर रहे हैं उस पर बात कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी पे सिर्फ एक तरीके की आइडियोलॉजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी चलेगी। ये चाइना इन्फ्लुएंस है कि जो मैं कहूंगा वही सही होगा। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे इनका कोई उत्तर नहीं है, इनका कोई उत्तर नहीं है। बात आप डाइवर्ट कर रहे हैं सैयद जवाद। समीर चौहान, किशोर जी एक सेकंड रुकिए। नहीं, आप बात डाइवर्ट कर रहे हैं सैयद जवाद। मेरा मुद्दा कुछ और है। आप मुझे अगर आजादी से पहले के भारत पर लेकर जा रहे हैं तो मैं तो आज के भारत पर बात करना चाह रही हूँ। भारत बहुत आगे निकल चुका है और हम आज के भारत पर बात करने वाले हैं, लेकिन आप अभी भी शायद पीछे के भारत पर ही बात करना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं, ये मेरा मुद्दा नहीं है। निकला वो कांग्रेस की देन है। मेरा मुद्दा आज का नहीं है। चीन के साथ कांग्रेस का एमओयू क्या साइन हुआ, बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सवाल पूछा। उस एमओयू के बारे में क्यों जानकारी नहीं आ रही है सामने? मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चाइना क्या करने गए थे, जवाब दे दीजिए, उसका जवाब भी दूंगा। चलिए कब उन्होंने एमओयू साइन किया? कब, कौन सी तस्वीर है साइन करते हुए? किसी ने? किसी ने? देखिए ऐसा है ना, सैयद जवाद को मुल्क में और मजार में कुछ फर्क नहीं आता है। जो जाए लंका हो जाए रावण, ये जरूरी नहीं है। लंका जाकर के जो सोने की लंका जला करके चलाया वही महावीर कहा जाता है। और इसी संस्कृति को हम जीते हैं, इसी संस्कृति को संघ जीता है, जहाँ सिखाया जाता है कि चंदन है इस देश की माटी, तब वो भी हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कोई कास्टिंग काउच नहीं पाया जाता है कांग्रेस की तरफ, जहाँ महिलाओं की किस्मत पर सवाल नहीं उठाया जाता है। और जिस बापू की आप बात कर रहे थे, बापू का कि हत्यारे नाथूराम गोडसे का एकमात्र मंदिर है जो बाबूराम ने बनवाया, वो कांग्रेस पार्टी का नेता है और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसको ज्वाइन कराया था उस समय के कांग्रेस के। दूसरी बात, अगर सरदार पटेल से इतना ही प्रेम है तो पटेल ने तो साफ भाषण कहा है, मेरे पास वीडियो सुना देता हूँ, एक्सचेंज ऑफ थ्योरी, पॉपुलेशन थ्योरी का सरदार पटेल ने समर्थन किया था। तो पटेल से अगर इतना प्रेम है तो उसको भी मान लिया जाए ना। और दूसरा, सरदार पटेल ने देश के गृह मंत्री नेहरू के कहने पर बैन लगाया था, जहाँ जो पराग कुंदन बन के निकला, सोना आग में तब के कुंदन बनता है। कोई आतंकवादी संगठन थोड़े की कसाब और अजमल की तरफ फांसी पर चढ़ा जाते हैं, सोना आग में चल के कुंदन होता है। समीर जी मैं आपका रुक करूँ 1 मिनट। किशोर जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट भाई, सैयद जवाब दीजिए। अरे नॉन स्टॉप मत बोलिए ना, गलत बस नॉन स्टॉप नहीं। किशोर तिवारी जी बहुत देर से, 1 मिनट सैयद जवाद, जल्दी से किशोर जी, फिर समीर जी। देखिए, आप पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो और नेपाल ले लो या श्रीलंका ले लो या अभी बर्मा ले लो, और जिस तरीके से चाइना का अस्तित्व वहाँ बहुत स्ट्रांग हुआ है और भारत के अंदर एग्रीकल्चर, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, स्टील, इसके अंदर चाइना के जो एमओयू साइन हुए, और मैं रतन चारदा जी तुमको बताता हूँ 1 लाख करोड़ के एमओयू
महाराष्ट्र में उनके साइन हुए हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और सोलर एनर्जी पे हुए हैं और बड़े बड़े प्लांट आ रहे हैं। तो चाइना का कोई विरोध वगैरह हो नहीं रहा है, यहाँ चाइना का कोई विरोध हो नहीं रहा है, ये बात समझ लो। और चाइना के इंटरवेंशन पर अपने को गंभीरता से विचार करना किशोर जी, विरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक सेकंड सुनिए, विरोध की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही ना, चाइना का विरोध है या नहीं है। मैं तो ये आपसे और समीर जी दोनों से सुनना चाहती हूँ इसका जवाब कि भारत में मान लीजिए कमला हैरिस आती हैं और यहाँ पर आकर के वो अमेरिका की पूरी बुराई करती है कि अमेरिका बहुत पीछे है, चाइना बहुत आगे निकल रहा है। कभी ऐसा देखा है कि किसी और देश की धरती पर आकर वहां के किसी भी नेता ने और लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो अगर जाके अपने देश की बुराइयां, अपने देश की कमियां, अपने देश की बुराई, अपने देश के प्रधानमंत्री की कमियां क्या क्या हो सकती हैं, उनको ऐसा लगता है, वो सब जाकर के कहें? मैं तो इसकी बात कर रही हूं। ये परंपरा कहीं रही है और ये सही है क्या? आपका ये सवाल बहुत ही सीरियस है और मैं जिस विचारधारा से आता हूं तो मैं इस बात के लिए राहुल जी से कहूंगा, जैसे हमने स्वामी अपने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के लिए उनको समझा दिया, तो ये भी समझा देंगे। क्या समझाएंगे? तो ये समझाएंगे कि अभी की बीजेपी कुछ अलग है और आरएसएस ही उनसे तंग आ चुकी है। रतन शारदा जी का ऑर्गेनाइजर में का लेख मैंने पढ़ा, कितने दुखी है वो आदमी, कितना दुखी है महाराष्ट्र बीजेपी से। ये बीजेपी जो है ये अलग दुकान है, 70% लोग कांग्रेस ही आ चुके हैं। तो मैं अभी बता रहा हूं कि आरएसएस पे उनका रोज किस लिए मुझे समझता नहीं। देश को संकट तो अडानी के मित्रों से है, जो मोदी और शाह है, तो इनको हटाना है। तो आरएसएस उनके साथ है। मतलब आप राहुल गांधी को समझाएंगे कि हमला जो है वो बीजेपी पर करे, आरएसएस पर ना करे, ये समझाने को कह रहे हैं आप, है ना? नहीं, ये हम समझाए नहीं है, नहीं। हाँ। अगर वो कंटिन्यू रखेंगे तो नाता रखना कि नहीं रखना इसके बारे में भी सोचेंगे। ओके, क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है। समीर जी, हाँ, ये ज्यादा हो रहा है। हमारा 370 पे ये तो सीधे धमकी दे दी ना राहुल गांधी को, किशोर तिवारी जी ने। अब ये इनकी पार्टी का व्यू है या इनका अपना पर्सनल व्यू है? क्योंकि ये संघ के पुराने स्वयंसेवक रह चुके हैं तो शायद वो दिल की भावना उनकी अपनी पर्सनल भी हो सकती है। देखिए, राहुल गांधी से भारत की भूमि पर ही देश का मतलब नहीं विरोध करते हैं, वो विदेश में जाके भी करते हैं। राहुल गांधी देश को तोड़ने वाली बात हमेशा करते रहे। देश में रहेंगे तो जातिगत जनगणना की बात करेंगे, उन्हें पता है कि जाति में अगर हम तोड़ेंगे तो देश टूटने की स्थिति में आएगा, तो वो उसकी बात करेंगे। राहुल गांधी कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, ना देश के अंदर ना देश के बाहर, जिससे समाज के अंदर कोई मैसेज जाए और कोई लोग कहे कि राहुल गांधी ने समझदारी की बात की है। राहुल गांधी सुबह दोपहर शाम लेके संघ को अपशब्द कहते रहते हैं। राहुल गांधी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई संघ की शाखा में जाकर देखें, संघ के दरवाजे सबके लिए खुले। क्या संघ ने कभी राहुल गांधी पे एक शब्द बोला है? राहुल गांधी संघ की शाखा में जाए, संघ मुख्यालय में जाए, संघ के विचारकों के साथ बैठ के संघ को समझे। समझने के बाद अगर राहुल गांधी को लगता है कि संघ की ये आदत ठीक नहीं है तो बोले। बिना संघ को समझे राहुल गांधी लगातार बोलेंगे तो संघ के प्रति उनका फोबिया है। और जो कांग्रेस के डीएनए में है कि संघ को गाली दो, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। जो जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ, जो इंदिरा गांधी में रहा, जो राजीव गांधी में रहा, जो सोनिया गांधी में रहा, और वो राहुल गांधी के अंदर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। चलिए, अब क्योंकि वक्त कम है, पहले धनंजय जी जवाब देंगे, फिर शारदा जी जवाब देंगे। देखिए रीमा जी, जिसमें कहते हैं आकाश कैसा तो गगन कैसा तो गगनोपकार, समुद्र कैसा सागरोपम, राम रावण युद्ध कैसा राम रावण युद्ध जैसा, उसी तरह से ठीक संघ कैसा तो संघ जैसा। संघ को समझने के लिए संघ की शाखा में राहुल गांधी को आना पड़ेगा, जैसे भाई से बता रहे थे। नहीं, किशोर जी जो बात कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमें तो तकलीफ बीजेपी से है, अडानी अंबानी से है, तो उसका विरोध तो क्योंकि बीजेपी जो है वो देश को तोड़ना चाह रही है। लेकिन इनकी महाअघाड़ी की सरकार थी, इन्होंने मुंबई में सबसे बड़ा पोर्ट किसको दिया, इन्हीं से पूछ लीजिए। केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस सरकार है, पूछिए सबसे बड़ा पोर्ट किसको दिया। आपको राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट किसको दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, सबसे बड़ा खदान का काम किसको दिया। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, सबसे बड़ा पोर्ट का काम किसको दिया। ये डबल स्टैंडर्ड करना, ये किशोर तिवारी जी का डबल स्टैंडर्ड हो गया है। एक तरफ कहते हैं हार्ड लाइन हिंदुत्व की झाड़ा लेके, दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म का बहाना लेके चल रहे हैं। किशोर तिवारी जी को पता ही नहीं है, जो कहते हैं ना प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि सारी उम्र गाली बेही भूल करता रहा,
धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। किशोर तिवारी जी को समझ में नहीं आ रहा कि दर्द कहां पर है और उसकी दवा क्या करे। किशोर तिवारी जी इसी में फंसे हुए हैं। और किशोर तिवारी जी जिस पार्टी में थे, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं अपनी दुकान को कांग्रेस के नहीं जोड़ूंगा, भले इसका शटर बंद करना पड़े। तो शटर बंद करने का समय बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से आ गया है। किशोर तिवारी जी, जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं कि आप हिंदुत्व के साथ हैं, राहुल गांधी तो उस हिंदुत्व के भी खिलाफ है ना, वो तो उसके खिलाफ भी बयान दे रहे हैं और उन लोगों के साथ में खड़े हुए हैं जो देश से हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। पूरी तरीके से अभी तक जितने बयानबाजी रही उनकी, वो पूरी तरह सनातन विरोधी रही और सारे अलाई भी वही हैं। तो कहां से आप हिंदुत्व का हाथ पकड़े हुए हैं? देखो, ये हिंदुत्व ये संस्कृति है और यहाँ पर कोई हिंदू संस्कृति को तो नेस्तनाबूद कर नहीं पाया। आप ये बात समझ लो। और कोई भी नेस्तनाबूद कर नहीं पाया। और ये सनातन धर्म है और ये सनातन ही रहेगा। इसको ये फंक्शन ऑफ टाइम से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें से बुद्धिज्म निकला जो दूसरे देशों में अभी भी शाश्वत है, और जैनिज्म निकला। और यहाँ की फिलोसॉफी बहुत एडवांस है, लेकिन दूसरे धर्मों को गालियां देना ये बहुत गलत है। फाइनल कमेंट धनंजय जी, अंत में रतन शारदा जी। धनंजय जी जल्दी रीमा जी, ये हिंदू समाज को सोचने का समय है। हमारे यहाँ शौक शैव शाक्त विष्णु वैष्णव कबीर पंथ सभी रहे। एकम सत विप्रा बहुधा बदंती की संस्कृति रही है, लेकिन एक संस्कृति है जो कहती है एक किताब, एक रास्ता, माई वे और हाईवे। तब उसके कोख से दारुल इस्लाम पैदा होता है। समस्या तब खड़ी होती है। आज जब जहां हिंदू घटा है, तब वहां देश बटा है। 1 दर्जन देश हमसे संस्कृति से अलग हुए और उनकी विकृति, आज अफगानिस्तान की विकृति हो, पाकिस्तान की विकृति हो, बांग्लादेश की विकृति हो, कश्मीर में हुआ रकीब चलीब कलीब हो, ये दुनिया देख रही है। इसलिए इस भुलावे का, इस भ्रम का ये बंद करिए, इस पाखंड को बंद करिए। फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा कमेंट ये, अगर देश का भला चाहते हैं राहुल गांधी, तो चाहे भारत में चाहे विदेश में देश को तोड़ने की बातें ना करें। विदेश में जाकर भारत को चीन के सामने नीचा दिखाने का प्रयत्न ना करें, और ना ही अपने वेल्थ क्रिएटर्स की बदनामी करें, ना ही वेल्थ क्रिएटर्स की बदनामी करें। मोदी भी देश में ना करे, मोदी भी देश में ना करे। एक बार बोल दो ना। आप बोलिए ना, मैं क्या बोलूं? जो मुझे बोलना बोलूंगा। आपको मोदी जी, मेरी क्रिटिसिज्म आपको सुनती है जब मोदी जी की मैं दिन रात उनकी नीतियों की प्रशंसा करता हूँ, तो आपको दिखता नहीं है। आपके कहने से मेरे विचार बदलेंगे नहीं। आपको जो बोलना है आप बोलिए। अगर राहुल गांधी जाके कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं लड़कियों को छेड़ते हैं, जो जाते हैं जनेऊ के कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के जाते हैं, जो कहते हैं मेरा हिंदुत्व से विरोध है, कभी उसका साथ नहीं दूंगा, उसके बाद आपके अलायंस साथ तो बात ही मत करिए। मुझे जो करना है मैं करूंगा, आपको जो ना आप करिए। आपकी आइडियोलॉजिकल जो डेप्थ है, किशोर जी क्या समझाएंगे राहुल गांधी को? क्या समझाएंगे? हर कमेंट तो उल्टा पड़ता है। क्या समझाएंगे आप? एक मुद्दा समझाएंगे, दूसरा मुद्दा समझाएंगे, लेकिन बहुत सारे मुद्दे जब आ जाएंगे तो कैसे समझाएंगे? चलिए, वक्त कम है मेरे पास। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी राहुल गांधी का दौरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी 2 दिन और बाकी हैं। उम्मीद है कि 2 दिन में जो आज बात बोली, या तो उससे आगे राहुल गांधी बोलेंगे, या शायद आज जिस तरह से डिबेट चल रही है भारत में और जिस तरीके से एक बार फिर से विवादित बयान उनके सुर्खियों में है, इन सब से कुछ सीख ले पाएंगे। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।